moment of inertia of two bodies about an axis. कैसे निकालते हैं? देखो, मान लो मेरे से ये पूछा गया है कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है। हमसे पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट, इसका इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कंबाइंड निकालना है, सिस्टम 1 प्लस सिस्टम 2 का। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहां निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास के थ्रू। तो आई अबाउट एक्सिस जो है हो जाएगा आई अबाउट एक्सिस सेम एक्सिस ऑफ बॉडी 1 प्लस आई अबाउट सेम एक्सिस ऑफ बॉडी 2। क्यों? बिकॉज फॉर ए फिक्स्ड एक्सिस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। फॉर ए फिक्स्ड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, और आर आई का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई डॉट आर आई। आर आई का स्क्वायर क्या होगा, आर आई डॉट आर आई। तो इसका समेशन, स्केलर का समेशन स्केलर होता है। जैसे अगर मुझसे ये पूछा जाए, ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है जिसकी मास है m, रेडियस है r। एक दूसरी स्फेयर वैसी ही है, एक दूसरी स्फेयर है, ये भी एक स्फेयर है, इसकी मास भी है m, रेडियस भी है r। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस। मुझसे कहा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बताओ? ये आईसीएम कितना था, 2/5 mr स्क्वायर, ठीक ना। आईसीएम कितना था, 2/5 mr स्क्वायर, प्लस ये डिस्टेंस कितनी है, r। तो आई अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा बताओ? इसका हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। ये हो गया इसका, वही इसका भी होगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, दैट वुड बिकम इक्वल टू 14/5 mr स्क्वायर। होगा ना? यस सर। ठीक, तुम सिंपली दोनों को जोड़ सकते हो, यू कैन सिंपली ऐड द टू, ठीक है। मैं YouTube पे सारे वीडियो डाल रहा हूँ, क्यों रिकॉर्डिंग करो नहीं करो, YouTube पे बेटर क्वालिटी वीडियो हम दे रहे हैं, उस पर तुम लोग देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने नोट्स में दिया हूँ। ये तो समझ गए। अब हम ये जानना चाहते हैं अगर कैविटी निकालेंगे तो क्या होगा। क्या जानना चाहते हैं? कैविटी निकालेंगे हम, कुछ मटेरियल बाहर निकाल लें और तब पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस पर तो क्या करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन कैविटी इज रिमूव्ड। हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ, हाँ सर ये लास्ट वाला जो आपने एग्जांपल लिया था ना अभी, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मेरा नेट चला गया था। मैं दूसरा ले लेता हूँ एग्जाम्पल, बात वही है पर उससे सबके लिए नहीं आई होगा। मैं दूसरा ले लेता हूँ एग्जाम्पल। हम एक काम करते हैं कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, टेकिंग वन एग्जाम्पल लाइक दिस। चलो एग्जाम्पल ये है, एक स्फेयर है और एक स्फेयर है और ये जो है एक मान लो कि एक स्फेयर है और ये जो है एक जो है, चलो ये दूसरा स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है, एक जैसा है, दोनों एक जैसा है। ये भी स्फेयर है, बोथ स्फेयर्स हैव मास m, रेडियस r। हमसे कहा गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या कोई भी एक्सिस हो।
दिस इज द एक्सिस। इस कंबाइंड सिस्टम का हमको मोमेंट इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी 1 का निकालेंगे मोमेंट इनर्शिया और बॉडी 2 का निकालेंगे अपने पैरेलल परपेंडिकुलर जो भी है, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आई अबाउट दिस एक्सिस ड्यू टू बॉडी 1। बॉडी 1 का क्या है बताओ, ये तो इसका सेंटर मास एक्सिस है, तो 2/5 mr² हो गया। बचा इसका, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट इनर्शिया कितना होगा, सो देखो ये तो था ICM, कितना था 2/5 mr², और ये डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक 2r है ना। I about the same axis of the body 2 is 2/5 mr² plus m into 2r का whole square, that is 22/5 mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I axis is equal to of the system about the same axis is contribution of separate moment of inertia, that is equal to 2/5 plus 22/5 mr², and that becomes equal to 24/5 mr²। होगा ना? यस ठीक है। अब समझो, अगर कैविटी कट करके निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको क्या देखना है। अगर कैविटी कट करके निकालेंगे तो क्या करना है, उसमें तुमको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या देखना है क्वेश्चन बनाने के पहले। ये तो हो गया 2 मास रखे, 1 मास 2 मास। अब है कैविटी का। कैविटी के केस में कैसे करते हैं बता रहा हूं। कैविटी के केस में हमको जो करना होता है वो होता है, कैविटी के केस में जो हमको करना होता है, इंस्पाइट की मैं पढ़ाता जा रहा हूं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट में पढ़ाता जा रहा हूं, बट जो मैंने नोट्स शेयर किया है उसको एक बार देखना। हो सकता है उस नोट्स में एक आध ऐसे पॉइंट हो जो मैं ना पढ़ा पाया हूं, जो कि मैं जल्दी में छूट गया हूं, और तुम उसको खुद पढ़ के समझ लेते हो तो ओके, नहीं समझ पाते हो तो पूछना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर नोट्स में जो है वो सब कुछ तुमको आना चाहिए, मैं यहाँ पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। और तुमको लगता है कि उसमें कुछ ऐसा चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने नहीं पढ़ाया है और तुम खुद से भी नहीं कर सकते हो, नोट्स में इसलिए देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचे बट कंटेंट नहीं घटे। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट के लिए नोट्स में शेयर करता हूँ, और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है नोट्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप खुद से कर सकते हैं, तो मैं उसको पढ़ाने का, मैं क्लास को का टाइम नहीं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। बिकॉज सेल्फ स्टडी तो करना ही चाहिए, सब कुछ टीचर नहीं करता है, कुछ तुमको भी करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर कैविटी रिमूवल का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, व्हाट वुड वी डू इफ देयर इज कैविटी रिमूवल क्वेश्चंस। कैविटी रिमूवल, कैविटी रिमूवल या कैविटी क्रिएशन, ये तो क्या करना है, आई अबाउट एक्सिस ड्यू टू रिमेनिंग जो होगा किसी एक्सिस के अबाउट, रिमेनिंग मास का मोमेंट इनर्शिया होगा, दैट इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस कंप्लीट, जब कंप्लीट था, माइनस आई अबाउट सेम एक्सिस ऑफ कैविटी मटेरियल। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था टोटल, उसमें से कैविटी अपना कंट्रीब्यूशन लेके निकल जाता है, उसमें से कैविटी अपना कंट्रीब्यूशन लेके निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, इसकी मास, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r। हमने क्या किया, इसके बीच से r/2 रेडियस का एक कैविटी कट करके हटा दिया। हमने इसके बीच में से r/2 रेडियस का एक कैविटी कट करके हटा दिया। हमने यहां से r/2 मास का, r/2 रेडियस का कैविटी निकाल दिया, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। इसकी सॉलिड स्फीयर, ये कंप्लीट स्फीयर, ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था जिसकी रेडियस थी r। हमने क्या किया, उसमें से वी रिमूव्ड ए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r/2, ठीक, समझ गए। आपसे ये पूछा गया है, इसकी ओर पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट पूछा गया, ये जो डायमेट्रिकल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा।
तो तुमको सबसे पहले यह समझना है कि मास दिया हुआ कौन सा है। 3 मास है इसमें, जो मास दिया होगा आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। समझो कैसे। मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर क्या होगा बताओ? ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी होगा। मास ऑफ कैविटी मटेरियल क्या होगा? मास ऑफ कैविटी मटेरियल, जो आपने कैविटी में मटेरियल निकाला उसका क्या होगा? 4/3 पाई r/2 क्यूब इंटू डेंसिटी। सो मास ऑफ रिमेनिंग क्या होगा? इन दोनों को माइनस कर दो, दिस माइनस दिस, कंप्लीट में से कैविटी, जो मास बचा वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/7 टाइम्स ऑफ रो होगा। सही है? क्या चीज? हाँ 7/8, सॉरी, हाँ करेक्ट 7/8 आएगा, करेक्ट 7/8 आएगा। 1 माइनस 1/8, 7/8। अब समझो, क्वेश्चन में एक वर्ड दिया होगा मास किसका। अगर इसका मास m दिया है तो ये दोनों m के टर्म में लिखाएगा। इसका मास m दिया है तो ये दोनों m के टर्म में लिखाएगा। इसका मास m दिया है तो ये दोनों m के टर्म में लिखाएगा। इसका मास अगर m है, इसका मास अगर m है तो इसका हो जाएगा m/8 होगा। इसका हो जाएगा 7m/8। आंसर m के टर्म में अगर m दिया है इसका। अगर मास इसका दिया है m, द मटेरियल दैट इज रिमूव्ड हैज मास m फ्रॉम ए स्फीयर, ए मास m/2 इज रिमूव्ड, m इज रिमूव्ड। ये मास दिया है m, ये हो जाएगा 8m, ये हो जाएगा 7m होगा। और अगर ये दिया है m, इस कॉलम में देखो ये दिया है m, ये हो जाएगा m/7 और ये हो जाएगा 8m/7 होगा ना। पहले आपको ये देखना कौन सा दिया है, उसके टर्म में ही आंसर होगा। अब तुम्हारा आई रिमेनिंग हो जाएगा। अगर ये कैविटी ना होता, अगर ये कैविटी ना होता तो मास, तो इसका मोमेंट एनर्जी कितना होता? आई कंप्लीट क्या होता? आई कंप्लीट होता 2/5 m कंप्लीट इंटू r² होता ना। अगर ये कैविटी ना होता तो 2/5 टोटल मास, कैविटी अभी है, कैविटी में अभी मटेरियल फिलअप किया हुआ है, 2/5 m इंटू r² माइनस, अगर सिर्फ कैविटी का मटेरियल होता, सिर्फ कैविटी का मटेरियल होता, उसका कंट्रीब्यूशन इस टोटल में कितना था? वो था 2/5 m इंटू m कैविटी इंटू r/2 का स्क्वायर होगा ना। आ जाएगा, जो मास दिया है उसके टर्म में लिखोगे। इसीलिए मास अगर हम m दे दें कैविटी का, रिमेनिंग या कंप्लीट का, कैविटी निकालने से पहले, तीनों में आंसर अलग अलग आता है। सेंटर मास में ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? सेंटर मास के केस में m1 r1 प्लस m2 r2 m1 प्लस m2 था। वहां मास ऊपर भी था नीचे भी था, तो कट जाता था। सेंटर मास के केस में लोकेशन निकालने में सिग्मा या जो भी लेते थे कट जाता था, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों मास था, ऊपर और नीचे दोनों मास था। लेकिन इस केस में सिर्फ एक जगह मास होता है, मास कटता नहीं है, इसलिए मास पे डिपेंड करेगा। अगर यही क्वेश्चन डिस्क के केस में पूछे होते, स्फीयर नहीं होता, सॉलिड स्फीयर नहीं होता, डिस्क होता, तो क्या लिखते? सिग्मा इंटू, देखो अगर ये सॉलिड स्फीयर की जगह डिस्क होता तो डिस्क होता तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ना लेके, मास पर यूनिट वॉल्यूम ना लेके सिग्मा मानते। क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। उस केस में कंप्लीट का मास क्या होता? पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ सिग्मा। इसका मास क्या होता? पाई r/2 का स्क्वायर, क्योंकि उसमें मास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली किसके ऊपर? किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। तो यहां ये वॉल्यूम था, इसलिए यहां पे रो लिए थे। अगर ये क्या होता? डिस्क होता, और ये क्या होता? डिस्क होता।
डिस्क के केस में यहां पे लेते हैं सिग्मा, सिग्मा लेट सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, और यहां पे लिखते मास ऑफ दिस इज टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसका कितना होता पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा। उस केस में ये मास m होता, ये मास m/4 होता ना। तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई डाउट यहां? No, sir. मोमेंट इनर्शिया खत्म करके टॉर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं, एक कोई कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कोई कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो। तो क्या करते हैं कि ये कॉइन है, ये डिस्क है, और इस डिस्क में हम क्या करते हैं कि एक ऐसे करके दूसरा डिस्क कट करके निकाल लेते हैं। सो ये एक डिस्क था, रेडियस आर, ये कैविटी डिस्क कटा, रेडियस r/2, और भी कुछ हो सकता है। मोमेंट इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट इसके अबाउट निकालते हैं मोमेंट इनर्शिया निकालते हैं हम लोग इस टेंजेंट के अबाउट, दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस। मास दिया हुआ है, रिमेनिंग मास m दिया हुआ है, रिमेनिंग मास आफ्टर कटिंग द कैविटी, रिमेनिंग मास इज m, कट करने के बाद, और ये डिस्क है। तो मान लेते हैं लेट सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल बॉडी है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं है, क्यूब नहीं है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, ये डिस्क है या एक हॉलो स्फेरिकल सेल है। अगर एक हॉलो स्फीयर होता है उस पर भी मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं m कंप्लीट सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, m कैविटी मटेरियल सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई r/2 का स्क्वायर, m रिमेनिंग सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 3। हमको ये मास दिया हुआ है m, ये कितना हो जाएगा, 4m m/3, और ये कितना हो जाएगा, सही है। और ये मास m है तो ये मास होगा m/3 और ये होगा 4m/3, करेक्ट, सही है। Yes. अब क्या करना है, इसके अबाउट आई अबाउट एक्सिस कंप्लीट मास का निकालो, बिना ये सोचे कि कोई कैविटी है। अगर ये कंप्लीट मास होता तो हम जानते हैं किसी डिस्क के केस में इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट इनर्शिया होता है, इस डायमीटर का होता है m/r² होता है। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट क्या होता था, mr²/2, इसके अबाउट क्या था, mr²/2 डिस्क के केस में। तो इसके और इसके अबाउट दिस, तो दिस x दिस y, ix प्लस iy इज व्हाट, ix प्लस iy mr²/2, बट दोनों इक्वल है तो mr²/4। अब इसको हम यहां से पैरेलल यहां लाएं टेंजेंशियल, ये कितना हो जाएगा बताओ, mr²/4 प्लस mr² होगा 5/4 mr²।
सबसे पहले हमको इस एक्सिस की वॉट चाहिए कंप्लीट के कारण, तो इसके पैरेलल एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है वो होगा डायमीटर एक्सिस। अब डायमीटर को हम निकाले थे कहां से, हमने एक फॉर्मूला याद किया था कि ये जो फॉर्मूला है क्या था इसका, mr² 2 था। तो दिस प्लस दिस i प्लस आई 2i इज इक्वल टू mr² 2, सो i इज इक्वल टू mr² 4। इसको यहां ले आओ 5/4 mr², तो यहां डाल दो 5/4 m कंप्लीट 4m/3 radius of the complete r²। this becomes, सही है। अरे कंप्लीट स्फेयर होता, अरे कंप्लीट स्फेयर होता तो उसका मास होता 4m/3, रेडियस होती, सॉरी कंप्लीट डिस्क होता इसकी, हाँ इसकी मास जो है क्या होती 4m/3, रेडियस होती r, तो यहां हम मास और रेडियस दे देंगे तो इतना मोमेंट एनर्जी इसका आता। लेकिन अब क्या करना है, इसी एक्सिस के अबाउट कैविटी मटेरियल का निकालते हैं। अब बाकी को भूल जाओ, सिर्फ ये सोचो इस टोटल में 2 का कंट्रीब्यूशन था, दोनों मिलकर बना रहा था, उसमें एक ये पार्ट था, इसका अकेले का कितना कंट्रीब्यूशन है ये जानना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके अबाउट इसकी मोमेंट इनर्शिया क्या होती, और इसकी मास m है, इसकी रेडियस r है, इसके अबाउट होती mr²/4 होती। और यहां से यहां तक इसको अगर x डिस्टेंस तक करना पड़ रहा है तो इसके अबाउट क्या होती mr²/4 प्लस mx²। अब ये बताओ मास कितना है, इस कैविटी मटेरियल का मास कितना है m/3 1/4, रेडियस कितना है इसका r/2, रेडियस कितना है इसका r/2, अगेन मास कितना है इसका कैविटी मटेरियल का m/3, और यहां से यहां तक x कितना है, ये है r और ये है r/2, कितना बच गया यहां से यहां तक का 3r/2 का होल स्क्वायर होगा। तो इसको तुम निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 1648 mr² कॉमन 16 इंटू 3 48 1/48 प्लस ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा 3 इंटू 3 3 कट गया 3/4 मेरे ख्याल से 3/4 mr², ये हो गया 9 और ये 3 कट गया, ये हो गया 3/4। दैट वुड बिकम इक्वल टू mr²/2 mr² इंटू क्या बताओ 12 3 37/48, यानी जो तुम्हारा i बचेगा नेट, वो बचेगा i रिमेनिंग इज इक्वल टू i कंप्लीट इतना माइनस i रिमेनिंग इतना, सो दैट वुड बिकम इक्वल टू 5/3 mr² माइनस 37/48 mr², and that would become equal to 23/48 I think. 43/48। क्यों? सही है ना, मुझे सही लग रही है। 43 क्यों आएगा, एलसीएम हो गया 48, ये हो गया 12 इंटू, अच्छा 16 ना, हाँ 80, सही है 16 होगा, तो 16 इंटू 5 80 माइनस 37 43। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही होता है, और आईटी ने हर साल पूछा है। अभी मैं जो क्लास खत्म होगा होमवर्क दूंगा, जो मोमेंट इनर्शिया क्वेश्चन है आपको बनाना है, ठीक। अंतिम चीज रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, ठीक। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, वैसे प्रैक्टिस करोगे, हम डाउट क्लास लगाएंगे इस पे, ठीक है, सब बन जाएगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। हाँ ले लो,
रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट फॉर ए पर्टिकुलर बॉडी फॉर ए पर्टिकुलर एक्सिस. रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एट विच इफ ऑल द मास m is treated as point mass इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम. मतलब अगर हम पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको कितने डिस्टेंस पे रखें. अगर एक पॉइंट मास होगा डिस्टेंस k पर और एक पॉइंट मास m को किसी एक्सिस से डिस्टेंस k पर रखोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा mk². यही ना. अगर किसी एक्सिस से k डिस्टेंस पे k पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है पॉइंट मास तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे होगा mk². तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m इंटू k² से इक्वेट कर दें टोटल मास इंटू k², उस k को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन एंड दैट इज नॉट सेंटर ऑफ मास एंड दैट इज नॉट सेंटर ऑफ मास. सो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, इसका भी अपना एक ये होता है इंपॉर्टेंस होता है. हम देखेंगे बाद में कोलिजन और इन सब में रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है. ठीक. तो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी about a particular axis. हम अगर I about the axis, I about that axis, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और उसको टोटल मास इंटू k² से इक्वेट कर दें. ये क्या है? टोटल मास है. ये क्या है? टोटल मास है और k एक डिस्टेंस है. तो इसमें हम k को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन. इसीलिए सेम बॉडी का एक्सिस चेंज करोगे तो रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक पॉइंट मास होता देयरफॉर एंटायर मास कैन बी एज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस k फ्रॉम एक्सिस. डिस्टेंस k फ्रॉम एक्सिस. समझो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये रॉड है और इसका सेंटर मास एक्सिस है, इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? ml²/12 होता था ना, ml²/12. अरे हम इसको इक्वेट कर दें किससे? mk² से. मास तो कट गया तो k कितना आ गया? L/√12 यानी 2√3. L/2√3 इसको बोलेंगे इसका रेडियस ऑफ जायरेशन. इसका मतलब अगर इस एक्सिस के से यही मास m, यही टोटल मास m, अगर यहां से हम कितने डिस्टेंस पे प्लेस कर देते? L/√2 से इस टोटल मास m को पॉइंट मास बना देते. इस टोटल मास m को पॉइंट मास बना देते और चाहते कितने दूरी पे रखें? सारे मास को पॉइंट मास बना के कितने डिस्टेंस पे रखें कि एक अकेले पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर रॉड के बराबर हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं mk². ये हो जाएगा, देखो ये हो गया k L/√12. तो अब एक ही पार्टिकल है, सेम मास है, मास सेम है. ये होता मास होता है टोटल मास. ये हो गया mk². तो ये जो k आएगा उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन. तो सिंपली m इंटू दिस स्क्वायर ml²/12. ठीक है. तो ये बताओ तुमसे अगर रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा जाता है, इसी में अगर हम एक्सिस यहां ले लेंगे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/3 होता है ना. ml²/12 प्लस ml/2². तो इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा k' = L/√3. सही है. तो अगर किसी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ जायरेशन दिया है तो उससे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं. टोटल मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, दैट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंप्लीट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंप्लीट. तुमको क्वेश्चन कौन कौन सा बनाना है मैं बता देता हूँ. वर्कबुक तुम्हारा है,
वर्कबुक में जो जो क्वेश्चन तुमको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फोटो मैं पहले बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो कोई कॉपी वॉपी पे, बाद में मैं उसको क्लैसिफाई करके भेजूंगा। देखो मैंने तुम लोग के लिए पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है, किस सीक्वेंस में टॉपिक चलेगा, किस सीक्वेंस में टॉपिक चलेगा, एक एक चीज को मैंने ब्रेकअप करके, बट ये 5 पेजेस का है, तो मैं अभी इसको तुम लोग को शेयर करूंगा, क्वेश्चन भी क्लैसिफाई करके भेजूंगा। मैं पूरे चैप्टर को 5 या 6 टॉपिक में डिवाइड करके एक लाइन से एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तुमको जो करना है बस, या मैं फिर क्लास में नहीं भेज पाता हूँ, फिर मैं फिर से क्लास है तुरंत, तो तुम इसको ले सकते हो, मैं बता देता हूँ। आ जाना वर्कबुक 1 में, एक्सरसाइज 1 3 से लेकर के 23, सॉरी 3 से लेकर के 19, एक्सरसाइज 1 3 to 19 वर्कबुक में, एक्सरसाइज 1 3 to 19, एक्सरसाइज 2 1 से लेकर के 12, एक्सरसाइज 3 में क्लासिफाई नहीं किया हुआ होता है, लेवल भी उतना हाई रहता है। 1 2 3 एक्सरसाइज 3 में 1 2 3 29 28 प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन मैं सब करा चुका हूं। मेंस में 4 5 6 7 मेंस में 4 5 6 7, ठीक है। एडवांस में कौन चला गया एडवांस में एक मिनट, नहीं दिया क्या, इसमें नहीं दिया, उसके लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, हमारे इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, ठीक है। चलो ये तुमको करना है, कुछ 80 गुना के क्वेश्चन वो मैं मैसेज कर दूंगा, 80 गुना क्वेश्चन भी उसको मैं तुमको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉर्क। नाउ ये स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? टॉर्क अभी तक हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स किसी चीज को एक्सेलरेट करता था, रेस्ट पे से चलाता था। टॉर्क किसी चीज को घुमाता है, क्या करता है? घुमाता है। तो देखो टॉर्क क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। टॉर्क क्या होता है? सो वंस आई हैव कंप्लीटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम किसी भी बुक का कोई भी मटेरियल हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो, अगर तुमसे मिलता है किसी भी बुक का, किसी भी मटेरियल का जो तुमसे नहीं बनता है, तुम पूछ सकते हो। नॉट आई हैव गिवन यू द राइट, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी मटेरियल वेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन इज आस्क्ड। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको वर्कबुक ही बनाना है या एसियोरमा ही बनाना है। तुम कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हो, अगर तुमसे नहीं बनता है तो वर्कबुक बनाओ, क्योंकि हमारे पास वर्कबुक सबके पास है। बिकॉज साइंस में अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं आती। नाउ सी टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को देखो, आर क्रॉस पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एनी वेक्टर ए आर क्रॉस ए को बोलते हैं मोमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉल्ड, आर क्रॉस ए को बोलते हैं मोमेंट ऑफ वेक्टर ए। आर क्रॉस पी, आर क्रॉस मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स। आर क्रॉस एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आर क्रॉस वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी। आर क्रॉस
एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। फिजिक्स में ये नाम दिया गया, मोमेंट ऑफ समथिंग, आर क्रॉस एनी वेक्टर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ दैट वेक्टर। ठीक, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए फोर्स। ये क्या करता है, मेजर, ये करता है एबिलिटी ऑफ ए फोर्स, एबिलिटी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट ए बॉडी, बेंडिंग एबिलिटी। सो बोलेंगे रोटेटिंग एबिलिटी और बेंडिंग एबिलिटी। बेंडिंग एबिलिटी, जिस तरह से फोर्स किसी चीज को चलाता है, एक चीज को घुमाता है, जो काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स, जो काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मैकेनिक्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन कैसे, इसको डिफाइन करने के हमारे पास दो व्यूज है। इसको डिफाइन करने का हमारे पास क्या है, दो व्यूज है। कौन कौन सा भाई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टर्निंग एबिलिटी ऑफ ए फोर्स, टर्निंग एबिलिटी ऑफ ए फोर्स। इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, दो वे में डिफाइन करते हैं। पहला है टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्या होता है, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। पहला होता है टॉर्क ऑफ ए फोर्स, टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ acting at point P about a point O. Torque of a force F acting at a point P, कहां लग रहा है, पॉइंट P पे, और किसके ओर निकाल रहे हैं, टॉर्क O के अबाउट। समझो इसका मतलब, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये है पॉइंट P, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे एक फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट P पे एक फोर्स लग रहा है। कैसे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सपोज ये फोर्स इस तरह से लग रहा है, फोर्स F, समझे। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। पॉइंट P पे फोर्स लग रहा है। पॉइंट P इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। हमको पॉइंट O के बाद टॉर्क निकालना है, पॉइंट O के बाद टॉर्क निकालना है। इसको डिफाइन करते हैं, टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू R क्रॉस F। R क्रॉस F का मतलब है OP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, OP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी बात करें, ओपी वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट अबाउट विच यू वांट टू फाइंड द टॉर्क। टॉर्क को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं टाउ। क्या पढ़ते हैं, टाउ, TAU, टाउ। ठीक, तो यहां इसको आर क्रॉस एफ होता है। तो ये हो गया आर क्रॉस एफ, ये हो गया टॉर्क। तो अब समझो ये पॉइंट O के बाद, तो अगर तुमको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दे, इसका कोऑर्डिनेट दे दे x1, y1, z1, और इसका कोऑर्डिनेट दे दे x2, y2, z2, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। वो तुम जानते हो, दो वेक्टर को ज्वाइन करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट अगर x1, y1, z1 है, इसकी x2, y2, z2। f अगर i कैप j कैप दिया है, ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन होता है। यानी अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आएगा बताओ, इस टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ये हो जाएगा R इंटू एफ इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ये बताओ, पोजीशन वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है ना।
फोर्स वेक्टर ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा, सही है। एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में? दोनों के टेल को कोइंसाइड कराते हैं। इस वेक्टर को खींचो, ये अभी क्या है, जहां ये वेक्टर एंड हो रहा है यहां से ये वेक्टर शुरू हो रहा है, नहीं इसको खींचो ऐसे, यहां ले आओ, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन कर दो, तब जो दोनों में एंगल बनता है वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर एफ साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगा बताओ। आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस एफ मतलब आर वेक्टर को एफ वेक्टर की तरफ घुमाओ, दोनों के टेल्स को मिलाओ, फिर आर क्रॉस एफ का मतलब है आर वेक्टर को एफ वेक्टर की तरफ घुमाओ थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो ये ऐसे घूमेगा, देखो जब आर वेक्टर को एफ वेक्टर की तरफ घुमाओगे तो इस तरह से घूमेगा, तो आर क्रॉस एफ इस तरह होगा, जो तुम आर को एफ की तरफ घुमा रहे हो। इसका सेंस इस तरह बनेगा। दिखने में क्या होगा? क्लॉकवाइज, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड्स। समझ रहे हो? दिखने में क्लॉकवाइज, राइट हैंड का फिंगर लो, राइट हैंड के फिंगर को इस डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब कहां जाएगा? अंदर जाएगा। एग्रीड? सही है? आर एफ साइन थीटा, ठीक, आर एफ साइन, ये होता है टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट ओ, आर एफ साइन थीटा। डायरेक्शन इसका कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं क्लॉकवाइज, दिखने में होता है क्लॉकवाइज। अगर तो क्लॉकवाइज दिख रहा है इसका मतलब थंब मेरा कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड्स। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, राइट हैंड हमेशा यूज करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज थंब तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक, ये होता है आर क्रॉस एफ। मतलब टॉर्क में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। टॉर्क होता ही है आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर आर और एफ इस तरह से है, अगर आर और एफ वेक्टर इस तरह से है, तो टॉर्क वेक्टर जो होगा, अगर ये दोनों मिलकर एक प्लेन डिफाइन करेगा, हमेशा दो वेक्टर एक प्लेन में लाया जा सकता है, कैसे भी कर दो, एक प्लेन, एक पेपर पे दोनों को लेटाया जा सकता है, उस पेपर के परपेंडिकुलर होगा, उस पेपर के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा हमेशा। सही रहो ना? ऐसे है, मान लो इस तरह से है और ये इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, बस दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं, तो अब जरा समझते हैं क्या होता है, क्योंकि हमको ये खैर बहुत काम का नहीं है, हमारे लिए काम का जो है वो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस है, और हम मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, हम मैथमेटिक्स में कभी नहीं जाना चाहते हैं। हम चीजों को एक कंक्लूड करके उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझना चाहते हैं, ताकि हमको उतना टाइम ना लगे। ठीक है, और हम टाइम उतना देते भी नहीं हैं। तो जरा समझते हैं क्या होता है, जब आपने यहाँ पे टॉर्क अबाउट किसी पॉइंट के अबाउट तुमने टॉर्क निकाला, जब तुमने इस किसी पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क निकाला, तो तुमने क्या किया? तुमने कहा कि देखो ये इस तरह से था, ये पॉइंट O है जिसके अबाउट तुम टॉर्क निकाल रहे हो, ये पॉइंट P है और यहां एक फोर्स लग रहा था F। ये एंगल था थीटा, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर और F वेक्टर के बीच में एंगल था थीटा। तुमको इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। दिस इज द पॉइंट अबाउट विच यू वांट टू फाइंड टॉर्क, सो यू कैन राइट टॉर्क अबाउट O is equal to vectorially r cross f in magnitude that equal to rf sin theta, determined by right hand thumb rule, अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन से तरह से? एक है r इंटू एफ साइन थीटा और एक है f इंटू आर साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज f साइन थीटा? जरा देखो,
तुम इस एफ को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, तुम इस एफ को जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, एक अलोंग द पोजीशन वेक्टर, एक अलोंग द पोजीशन वेक्टर और एक परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। सही है। हम इस एफ को इस पोजीशन वेक्टर के लाइन ओपी के डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं और ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा और ये जो कंपोनेंट होगा, कितना कितना होगा, ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा, होगा ना। सही है। यस हम कह रहे हैं एफ कॉस थीटा इज यूजलेस, ये कुछ नहीं करता है, ये एफ कॉस थीटा जो है ना, ये वेस्टेज है, यूजलेस है, ये कोई टॉर्क नहीं दे रहा है। इसको हम बोलेंगे एफ पैरेलल। क्या बोलेंगे? एफ पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? एफ परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे हम? एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। सही है ना। यही टॉर्क दे रहा है। ये क्या है? इसका मतलब एफ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस इंटू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। इसको फिक्स रखो आर, इसको इस डिस्टेंस को रखो जो है, फोर्स को रिजॉल्व करके जो उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर वो ले लो। दूसरा तरीका इसका, एफ को वही रखो। अब इस आर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो। एक इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स को मत तोड़ो, फोर्स को वही रखो। पोजीशन वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दो, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये पोजीशन वेक्टर का दो पार्ट होगा। कौन कौन सा? एक परपेंडिकुलर टू द, एक क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक होगा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये एंगल है थीटा। ये कितना है बताओ? ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, होगा ना। यहां क्या है? आर साइन थीटा है ना, आर परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? दो तरीका है इसका। एक है ये पोजीशन वेक्टर और इस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लो। कौन कौन सा लोगे कंपोनेंट? एक इधर, एक इधर। हमने इसको वही रखा, नो चेंज, सेम रखा। बट इस फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक एफ परपेंडिकुलर और एक एफ पैरेलल। हमने एफ पैरेलल को नहीं लिया, हमने इसको लिया। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। दूसरा तरीका हमारा ये था, हमने क्या किया? फोर्स को कुछ नहीं किया, फोर्स को हमने सेम रखा। रिजॉल्व किसको कर रहे हैं हम? ये डिस्टेंस था आर, हम इसको अब रिजॉल्व कर रहे हैं। इस लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा आर पैरेलल, ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, होगा ना। सही है। और दो तरीके हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखो, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ले लो, या डिस्टेंस को सेम रखो और फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, या तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर या आर इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ, जो लेना चाहो सेम आता है। ये बताओ, ये टॉर्क जीरो कब होगा? ये टॉर्क जीरो कब होगा? अगर थीटा हो जाए 0 डिग्री या 180 डिग्री। सही है। इसका मतलब है क्या हुआ? अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है और मैं यहां एक फोर्स लगा रहा हूं, किधर लगा रहा हूं? राइट वर्ड लगा रहा हूं। मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन,
फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओ से ही पास कर जा रहा है, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बढ़ाओ, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लेके जाओ, अगर वो लाइन ऑफ एक्शन आगे या पीछे कहीं भी उसी पॉइंट ओ से पार कर रहा है, यानी लाइन ऑफ एक्शन का, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, अगर फोर्स और के लाइन ऑफ एक्शन पे तुम ओ से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, अगर तुम फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे अगर ओ से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ जीरो आ रही है, तो टॉर्क जीरो होगा। एग्रीड? तो ये बताओ, सन के अबाउट प्लैनेट घूम रहा है, ये सन है और ये प्लैनेट है जो इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, ये प्लैनेट है जो इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, किसके अबाउट? सन है यहां पर, और सन उसको फोर्स लगा रहा है। तो जब ये यहां पर होगा तो इस प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? ये करेगा एक्ट, और जब ये यहां पहुंचेगा तब ऐसे करेगा एक्ट, और जो यहां पहुंचेगा तो ऐसे करेगा एक्ट, और जो जहां पहुंचेगा हमेशा जो है किसी पॉइंट पे ये चला जाए, जो लाइन ऑफ एक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो क्या सन के वक्त कभी ये टॉर्क देगा? क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क किसी मोमेंट पे सन के अबाउट होगा? नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमेशा सन से पास कर रहा है, तो सन के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो है, इसीलिए यहां पर टॉर्क जीरो होगा। केप्लर्स लॉ इसी पे बेस्ड है, केप्लर्स लॉ इसी पे बेस्ड, हम देखेंगे बाद में। तो समझो, टॉर्क जीरो हो सकता है, टॉर्क जीरो हो सकता है अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स उस पॉइंट से पास कर जाए तो। इसीलिए, हालांकि वो एग्जांपल प्रिसाइसली सही नहीं है, लेकिन ठीक है, हम कह सकते हैं। अभी तो इस पे हम आएंगे एक्सेस के ओर। हम जब किसी दरवाजे को खोलते हैं, हम किसी दरवाजे को खोलते हैं इस एक्सेस के ओर, तो कैसे खोलते हैं? ऐसे खोलते हैं ना। मान लो मैं दरवाजे को इस तरह खोल रहा हूं, मैं इसको रेडियली बाहर खींच रहा हूं, दरवाजा खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि मेरा लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो एक्सेस जाके हिट कर रहा है। मैं जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन है ना, जो मैं इसको खींच रहा हूं, वो ऐसे करके जाके हिट कर रहा है। मैं चाहता हूं, मैं इसको खींच रहा हूं, अगर मैं इसको इस तरह से खींच रहा हूं, कैसे? ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये पोजीशन वेक्टर है ओ के अबाउट, और मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन इस ओ को हिट कर रहा है? तो टॉर्क जीरो है, नहीं घूमेगा ये टॉर्क जीरो नहीं घूमेगा। इसीलिए अगर आप किसी को घुमाना चाहो, रिंच में क्या करते हैं? रिंच में हम क्या करते हैं बताओ? हम जो रिंच से हम किसी नट बोल्ट को खोलना चाहते हैं, हाथ से खोलते नहीं खुलता है, और रिंच लगा देते हैं और दूर से खींचते खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा सेम फोर्स के लिए, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे इसको लगाओगे टॉर्क उतना बड़ा होगा ना। उसको घुमाता है, उसको घुमाता है। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बिकॉज इस टॉर्क का एक सेंस होता है। जिस तरह से फोर्स में क्या होता था, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। किसी फोर्स में क्या होता था, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। यहां पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और तुम्हें नेट टॉर्क में पूछना चाहूंगा तो तुम कैसे निकालो वो बता रहा हूं, ठीक है? तो याद रखना, नेट टॉर्क हम लिख सकते हैं, टॉर्क हैज ए सेंस, टॉर्क ऑल्सो हैव ए डायरेक्शन। टॉर्क हैज ए सेंस ऑफ डायरेक्शन। कैसा? मान लो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, अगर इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, और नेट टॉर्क होगा सबका सम। एग्जाम्पल क्योंकि इसको ये जो मैथ है इसमें कुछ हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम समझते नहीं है, ठीक है? एग्जाम्पल ले रहे हैं।
हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं और इस टाइप की इलस्ट्रेशन एसईरो में भी है, तुम्हारे पैकेज में भी है, लेकिन अभी तुमको हम कल की क्लास में तुमको हम टॉर्क बेस्ड क्वेश्चंस भी होमवर्क में देंगे। अभी तुमको पहले मोमेंट इनर्शिया पे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और हम तुम लोग को आज रात में शेयर कर देंगे सीक्वेंस ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक दोनों। देखो ये एक डिस्क है और ये इसका सेंटर, मान लो ये सेंटर ओ है और ये एक डिस्क है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली, यहां एक फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियली 10 न्यूटन का। मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है, मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है, डिस्क की रेडियस जो है वो कुछ मान लो 2 मीटर मान लेते हैं, चलो 2 मीटर मान लो, ठीक है, 2 मीटर इसकी रेडियस। हमने यहां से एक फोर्स लगाया है टेंजेंशियली, हमने यहां से एक फोर्स लगाया है टेंजेंशियली इस प्लेन में, सो एक धागा बांध के खींच रहे हैं। दूसरा फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं ऐसे करके, ये भी 10 न्यूटन है, ये एंगल है 37 डिग्री। तीसरा मैं इस पे यहां एक फोर्स लगा रहा हूं, ट्वेंटी न्यूटन। चौथा मैं यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, ऐसे करके, और इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है, ये एंगल है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 16 या 18 या 20 30 न्यूटन। मुझसे पूछा गया है फाइंड द टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, मैं इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ देता हूं, मैं फोर्स को तोड़ रहा हूं, मैं चाहूं तो डिस्टेंस भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूं, मैं चाहूं तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूं इन्फिनिटी से माइनस, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इन्फिनिटी में, और फिर मैं क्या करूं यहां से एक ड्रॉप भी कर दूं परपेंडिकुलर, वो भी कर सकता हूं, सेम आएगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में ले लेता हूं, एक इधर एक इधर, कितना कितना है बताओ, 10 cos 37 डिग्री 8 न्यूटन, 10 sin 37 डिग्री 6 न्यूटन, ठीक है। इसका 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में, सर आंसर 17 न्यूटन आएगा। मैंने क्रिएट किया, देख लेता हूं, मुझे पता नहीं, 30 cos 37 डिग्री, 30 cos 37 डिग्री, 30 cos 30 डिग्री, सॉरी √3/2, और एक ये आएगा 30 sin 37 डिग्री, 30 sin 30 डिग्री, 30 sin 30 डिग्री मतलब कितना हो गया, 30 sin 30 डिग्री मतलब हो गया 15 न्यूटन, यही ना, एग्रीड? यस सर। अब बताओ इसका टॉर्क 0, यस सर। यस मैं ब्लैक पेन से टॉर्क लिख रहा हूं, इसका टॉर्क 0, हटाओ, इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में, ट्वेंटी न्यूटन मीटर। क्यों इस डायरेक्शन में, सोचो, वेक्टोरियली सोचो, वेक्टोरियली सोचो तो पोजीशन वेक्टर इस तरह से था r क्रॉस दिस, और लॉजिकली सोचो तो अगर मेरे पास एक स्पिंडल होता, एक मेरे पास रोल होता, और मैं रोल को धागे से यहां खींचता तो ऐसे घूमता, ये तो पता ही है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो हो गया 20 10 × 2, हाँ सर ये 2m क्या है? न्यूटन मीटर, 2 मीटर इसका रेडियस है, ये रेडियस है 2 मीटर। ओ से क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे ना, ओपी, हम लिखते हैं ना टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ये ना,
तो इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर कितनी है, r2 है ना, Yes. तो 2 इंटू 10। यहां बताओ, इससे कोई मतलब नहीं है, बेकार है ये, इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी वजह से टॉर्क है ही नहीं, सिर्फ इसकी वजह से टॉर्क है। और वो कितना है, इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, 2 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 न्यूटन मीटर होगा। इसकी वजह से 0 था, इसकी वजह से कोई नहीं, ये बेकार कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट यूजलेस है, इसकी वजह से होगा उल्टा डायरेक्शन में, इसकी वजह से होगा उल्टा डायरेक्शन, कितना 15 इंटू 2। तो क्या आ गया तुम्हारा, एक टॉर्क 0, एक क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। यस सर। अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लूं, लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो ये होगा +20, नेट टॉर्क होगा +20 +12 -30, ये माइनस आएगा, +0, 2 न्यूटन मीटर आएगा, Yes. आएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर केस। जैसे एससी वर्मा की बुक निकालो वॉल्यूम 1, बनाना बाद में, बस मैं बता देता हूं, तुम उसको कर सकते हो। एससी वर्मा की बुक निकालो, पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ 196, पेज नंबर 196, क्वेश्चन 19 कर लोगे। सर एक बार पेज नंबर बता दीजिए। पेज 196, एससी वर्मा वॉल्यूम 1, पेज 196। सर 1 मिनट सर। हाँ निकालो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एक रिंच का फोटो बना हुआ है, क्वेश्चन 19 ये वाला है, दिखा। यस सर। तुमसे क्या पूछा गया है, नेट टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, उस नट बोल्ट के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट, नट बोल्ट के अबाउट टॉर्क निकालना है। 6 न्यूटन को 2 कंपोनेंट में तोड़ दो, 6 न्यूटन को 2 कंपोनेंट में तोड़ दो। 6 cos 30 डिग्री बेकार कंपोनेंट है, और 6 sin 30 डिग्री उसको टॉर्क देगा। क्वेश्चन 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है, जिसमें हार्ट का बना हुआ फोटो। क्वेश्चन नंबर 20, 5 न्यूटन का टॉर्क 0 होगा, कि उसका लाइन ऑफ एक्शन उससे पास हो रहा है। 15 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 10 न्यूटन का क्लॉकवाइज आएगा, और 20 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज आएगा। होमवर्क है तुम्हारे लिए, एग्रीड, होमवर्क है, सर होमवर्क कौन कौन से सर? यही 2 क्वेश्चन, 19 20, 19 20। इसको प्रैक्टिस करोगे, अगर आंसर तक पहुंचोगे तो तुम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तुम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी सही कर रहे हो। पहला क्वेश्चन आराम से करना, कोई टाइम का प्रेशर नहीं है, आराम से करो, समझो कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे क्वेश्चन लूं इस तरह से, वो जो एक बच्चों का झूला होता है, उसमें ऐसा ही होता है, या फिर वो होता है, क्या बोलते हैं, जो हमारा बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस, हमारा जो बीम बैलेंस होता है, जिससे मास को मेजर करते हैं। तो मान लो मेरे से ये कहा गया है, ये एक रॉड है, और यहां इसके ओर ये घूम सकता है, ये इसके ओर फ्रीली घूम सकता है,
इसके बाद बिना फ्रिक्शन के घूम सकता है सेंटर के अबाउट। ये एक लाइट रॉड है, लाइट मतलब है मासलेस रॉड। ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है, और ये एक्सिस है। हमने क्या किया है, हमने यहां पर एक मास हैंग कर दिया है, कितना 2 kg का। यहां से कितने डिस्टेंस पे हम एक 4 kg का मास हैंग कर दें, हम यहां से 4 kg का मास कितने डिस्टेंस पे हैंग कर दें, ये ना कि ये रोटेट ना करे। L/2 बिल्कुल। कैसे कैसे हम यहां से कितने डिस्टेंस पे इसको रखें ताकि ये रोटेट ना करे। तो क्या करोगे, तुम बोलोगे ये रॉड है, मान लेते हैं, मान लीजिए रॉड है, ये मासलेस रॉड है, इसका खुद का कोई वेट नहीं है। इस पे कौन कौन सा फोर्स ऐड करेगा, बिकॉज ये रेस्ट पे है तो इसमें टेंशन किसके बराबर होगा, mg। बिकॉज ये रेस्ट पे है, इसमें इस धागे में टेंशन किसके बराबर होगा, 2g। और वही टेंशन यहां पे ऐड करेगा, कितना 2g करेगा ना। यहां पर टेंशन T डैश कितना होगा, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है तो क्या होगा 4g। और वही टेंशन यहां ऐड करेगा नीचे की तरफ 4g, T डैश इज इक्वल टू 4g। ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है x। यहां से फोर्स करेगा एक्ट, यहां से एक फोर्स करेगा एक्ट F, जो इसका हिंज है, जो नेल है, नेल वो भी एक सपोर्ट देगा F। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, इस सेंटर के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। सो टॉर्क्स अबाउट सेंटर या नेट टॉर्क अबाउट सेंटर, सेंटर O, इसका टॉर्क कितना होगा 0। इसका टॉर्क कितना होगा बताओ, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो इसी से पास कर रहा है ना, प्लस इसको ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन सपोज, तो इसकी डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है, कितना 4g। तो 4g फोर्स इंटू x क्लॉकवाइज। इसकी वजह से क्या होगा बताओ, ये डिस्टेंस है L इंटू 2g, तो ये माइनस साइन के साथ लेंगे। क्यों लेंगे माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसका जो सेंस है वो क्लॉकवाइज है, तो इसका सेंस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तुमको इसको बैलेंस करना है तो टॉर्क 0 होना चाहिए, नहीं तो घूम जाएगा। और अगर टॉर्क 0 होना है तो x कितना आएगा, L/2 ना, होगा ना, x होगा L/2। तो हम कर क्या रहे हैं, तो टॉर्क ही बैलेंस कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो टॉर्क ही बैलेंस कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम तो टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो इस पे बेस्ड तुम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो। अब ये बताओ मुझे एक चीज और बताओ, तो हम इतना टाइम लगाते नहीं, हम सिंपली मेंटली ही कर देते हैं कि हाँ, मतलब जैसे तुमने किया था, तुरंत बता दिया कि L होगा। इतना हम इक्वेशन लिखते नहीं है, इतना हम इक्वेशन लिखते नहीं, हम जानते हैं कि ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये चीज बताओ कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। अगर ऐसा हो कि ये एक रॉड है, इस रॉड की मास है m, लेंथ है, यूनिफॉर्म रॉड है, और इस पॉइंट पर ये एक एक्सिस के से फिक्स किया हुआ है जिसके बाद ये घूम सकता है, ये फ्रीली इस एक्सिस पर घूम सकता है। हमने यहां पर एक धागा बांधा हुआ है, इस एंड पे एक धागा बांधा हुआ है ऐसे करके। हम जानना चाहते हैं कि पहले इस धागे में टेंशन कितना है, हम जानना चाहते हैं फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। तो क्या करेंगे हम कहेंगे देखो, इसके ऊपर 3 फोर्स ऐड कर रहा होगा, कौन कौन सा,
यहां इसका वेट होगा सर mg/2 आंसर है। mg/2 ही होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए। यहां पे इसका वेट ऐड कर रहा होगा सेंटर पे, यहां मान लेते हैं टेंशन T ऐड कर रहा होगा, और यहां मान लो कोई फोर्स F ऐड कर रहा होगा। हम जाने अनजाने हम अगला टॉपिक ले रहे हैं जिसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हम इसे स्टार्ट नहीं किए हैं, बट इलस्ट्रेशन लेना है तो ले रहे हैं। ठीक है, देखो 3 फोर्स ऐड कर रहा होगा, यहां टेंशन, यहां वेट, और ये भी कोई फोर्स दे रहा होगा। बिना ये फोर्स निकाले हमको क्वेश्चन बनाना है, बिना ये फोर्स निकाले क्वेश्चन बनाना है तो सबसे आसान तरीका है कि इसके बाद टॉर्क ले लो। इसके बाद अगर टॉर्क लोगे तो ये कुछ भी हो कोई मैटर नहीं, उस इक्वेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 न्यूटन इंटू 0 या 20 न्यूटन इंटू 0 या 30 न्यूटन इंटू 0 सब 0 ही होता है। अगर हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क को 0 कर दें, हम इस पॉइंट ए के अबाउट और टॉर्क को 0 कर दें, सो टॉर्क अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज 0 इंप्लाइज mg का टॉर्क कितना होगा इस डायरेक्शन में। mg इसको इस पॉइंट के और देखो, mg इसको क्या कर रहा था, ऐसे घुमाना चाह रहा था, तो mg इंटू L/2, और ये टेंशन इसको कैसे घुमाना चाह रहा था, इस तरह घुमाना चाह रहा था, -T इंटू L शुड बी 0। mg चाह रहा था इसको इस पॉइंट A के अबाउट, ये चाहता था इसको क्लॉकवाइज घुमाना, और T चाहता था एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बैलेंस कर रहा है, ये और ये कट जाएगा, टेंशन आ जाएगा mg/2। एग्रीड, टेंशन आ जाएगा mg/2। हम क्या कर रहे हैं, हम टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं। चलो हम जानना चाहते हैं हाउ टू फाइंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम जानना चाहते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं तो वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पहले उसका असली मीनिंग बता रहा हूं, फिर हम बताएंगे हम कैसे डील करते हैं, हाउ इज आवर वर्किंग मेथड। ठीक, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। तो टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी तक हमने क्या डिफाइन किया था, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, किसी टॉर्क का, किसी फोर्स का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। अब एक एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं टॉर्क क्या होता है। ठीक, देखो क्या होता है, सो टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, अबाउट एन एक्सिस, अभी तक हमने पॉइंट के वर्ड डिफाइन किया था। हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कट रहा है, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, देखो तो हम क्या कर रहे हैं, ये कोई बॉडी होगा, तुम कहीं पे फोर्स लगा रहे हो, ये कोई बॉडी है और ये इसका एक्सिस है, हमको इस एक्सिस और इसको टॉर्क निकालना है। इस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम इस पॉइंट P पे फोर्स लगा रहे हो, और ये पॉइंट P 3 डायमेंशन में, मतलब फोर्स जो है 3 डायमेंशन में, मतलब फोर्स हो सकता है इस तरह ऐड कर रहा हो सकता है इस तरह ऐड कर रहा हो सकता है इस तरह ऐड कर रहा हो, मतलब इस पॉइंट P की ओर फोर्स 3 डायमेंशन कहीं भी ऐड कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, तुम क्या करो, वैसे तुम इस पे कोई पॉइंट ले सकते हो, बट हम यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं, यहां से ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर, हमको हम इस पॉइंट से ड्रॉप कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, किस पे, एक्सिस पे, इस पॉइंट P से एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसका नाम देते हैं O, क्या कहते हैं O। ठीक, यहां पे कहीं फोर्स लग रहा है, यहां पे कोई भी फोर्स लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, 3 डायमेंशन में। सबसे पहले इस पॉइंट P से ड्रॉप कर दो एक परपेंडिकुलर, उसका नाम दो O, एक्सिस पे परपेंडिकुलर, उसका नाम दो O। अब क्या करो, तो स्टेप 1,
स्टेप 1, ड्रॉप परपेंडिकुलर ओ या PO ऑन एक्सिस। स्टेप 2, फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O। पॉइंट O के बाद पहले टॉर्क निकालो, ये कितना आएगा? टॉर्क अबाउट O अबाउट पॉइंट O, ये हो जाएगा OP क्रॉस F होगा। OP क्रॉस F ये तो तुम जानते हो। अब क्या करो, इस टॉर्क का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? एक्सिस की डायरेक्शन में। इस टॉर्क का कंपोनेंट एक्सिस की डायरेक्शन में। स्टेप 3, फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क along the axis of rotation. This is called torque about axis. Now, अगर हम कहें कि एक्सिस के डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में एक्सिस है, अगर उस डायरेक्शन में और एक्सिस के डायरेक्शन में और एक यूनिट वेक्टर है ए कैप। ए कैप क्या है? ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ए कैप, एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर है ए कैप। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस का मतलब होता है OP क्रॉस F। इसका कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में, डॉट ए कैप। किसी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर P का कंपोनेंट वेक्टर Q के डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? वेक्टर P का कंपोनेंट वेक्टर Q के डायरेक्शन में क्या होगा? P cos थीटा होगा। P डॉट Q कैप, सही है? Yes, sir. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, बट टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है इनटू, अब इसको डायरेक्शन देना है तो क्या करोगे? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, स्केलर है ये, इनटू क्यू कैप, क्योंकि डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है? क्यू डायरेक्शन इनटू ए कैप। बहुत खतरनाक है, बट हम इसीलिए इस मेथड से जाते नहीं है। टिल आईटी यही पूछते अगर क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया कि और कोई रास्ता नहीं है, अदरवाइज हम इस मेथड से जाते नहीं है। हम बस मीनिंग बता रहे हैं, ये मीनिंग होता है। पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालो, उस टॉर्क का कंपोनेंट जो भी आ रहा है, टॉर्क ये जो भी आ रहा है, इधर जो भी, इसका जो कंपोनेंट इस एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में होगा वो होता है टॉर्क। अब समझो इसको हम समझाते कैसे हैं। तो ये हो गया इसका मीनिंग। तो तुमको अगर मैं एक्सिस दे दे, उस एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दे दे, O दे दें, P दे दें, F दे दें और पूछे निकालो टॉर्क, तो इस मेथड से जाओगे। अदरवाइज इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब ये होता है, ये जो फोर्स है इसके 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? इस फोर्स के, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, इसको समझने का दूसरा तरीका है। ये तो खाली फॉर्मूला है, ये इसका असली मीनिंग होता है। फिर से बता रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन रियल मीनिंग एंड अप्लाइड फिजिक्स। ठीक, अप्लाइड में क्या होता है समझो। ये तो फोर्स दिख रहा है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसको Fx मान लो। Fx क्या है? अलोंग द पोजीशन वेक्टर, अलोंग OP वेक्टर एक कंपोनेंट होगा उसमें। दूसरा जो है कंपोनेंट वो होगा ऐसे Fy, और तीसरा होगा तुम्हारी तरफ इस डायरेक्शन में कितना Fz। समझ रहे हो?
3 कंपोनेंट इसका बन सकता है। कौन कौन सा? एक जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, दूसरा जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर बट इसके पैरेलल, मतलब एक कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, एक कंपोनेंट फोर्स का जो एक्सिस के पैरेलल है, और एक कंपोनेंट जो दोनों के परपेंडिकुलर है। बताओ, इसके भी और इसके भी। ये डायरेक्शन क्या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है? आर वेक्टर के, है ना? और ये एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। ये कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, ये पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर है, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर है। ये कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस है, एग्रीड? ये पैरेलल टू एक्सिस है। और ये कंपोनेंट जो तुम्हारी तरफ है, ये परपेंडिकुलर टू बोथ है। ये जो एफ दिख रहा है ना, जिसको हम यहां शो नहीं कर रहे हैं, ये डॉट के फॉर्म में शो कर रहे हैं, ये जो है एफ जो है, ये है परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर एंड एक्सिस। यही ना? टॉर्क सिर्फ यही देता है, ये और ये टॉर्क नहीं देता है। ये और ये टॉर्क नहीं। टॉर्क होता है अबाउट एक्सिस, होता है डिस्टेंस आर इंटू एफ क्या है? द कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर एज वेल एज एक्सिस। कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बोथ, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर एंड एक्सिस। बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है? और मैं तो इलस्ट्रेट कर रहा हूं। मेरे पास दरवाजा भी है नहीं यहाँ पे, वरना हर क्लासरूम में मेरा एक दरवाजा होता है जिसमें कि मैं एक निशान छोड़ देता हूँ हमेशा के लिए। ये है दरवाजा। एक्सिस कौन सा है? ये। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये एक्सिस है। ये दरवाजा इस एक्सिस पर खुलता है ना, या बंद होता है ना? होता है ना? ठीक। अब जरा समझो, मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं इस पॉइंट पे, एक फोर्स मैं लगा रहा हूं ऐसे Fx, तो क्या जरा खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? हाँ, ये दरवाजे को रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? O के अबाउट इसका टॉर्क कितना है? पॉइंट O के अबाउट इस फोर्स Fx का टॉर्क कितना है? 0। और 0 का कंपोनेंट एक्सिस के डायरेक्शन में 0, खत्म ना? ठीक। अब ये बताओ, मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया Fy, क्या इसके अबाउट इसका टॉर्क है? क्या O के अबाउट इसका टॉर्क है? बिल्कुल है। बताओ, पोजीशन वेक्टर ये R क्रॉस F, पोजीशन वेक्टर ये है ना, R क्रॉस F, ऐसे बनेगा। पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो क्या पॉइंट O के अबाउट इसका टॉर्क है इस फोर्स का? बिल्कुल है, R क्रॉस F, है ना? समझ रहे हो ना? ये है R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। बट इसका कंपोनेंट एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा? इसका कंपोनेंट एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा? 0, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना, है कि नहीं? यस सर। यानी कि इसका तो टॉर्क पॉइंट के अबाउट ही 0 था, इसीलिए चला गया। इसका पॉइंट O के अबाउट टॉर्क तो था, लेकिन वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंपोनेंट 0 होता है। तो एक्सिस के अबाउट इसका पॉइंट O के अबाउट है, इसका पॉइंट O के अबाउट एक्सिस के अबाउट नहीं है। अब लो तीसरा, इसको मैं खींच रहा हूं तुम्हारी तरफ। अब बताओ R क्रॉस F क्या होगा? मैं ये थर्ड फोर्स लगा रहा हूं Fz तुम्हारी तरफ, R क्रॉस F क्या होगा? R इधर, F इधर, सो R क्रॉस F इस तरह से बनेगा। R इधर, F इधर,
वो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो पोजीशन वेक्टर और एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है। एग्रीड? इसका टॉर्क क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा बताओ? आर इधर, एफ इधर, आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ होगा, इस तरफ से। आर इधर है, फोर्स तुम्हारी तरफ, आर क्रॉस एफ ऐसे बनेगा। इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके पैरेलल हो है, कंप्लीट है, तो यही हो गया टॉर्क। इसका मतलब क्या हुआ समझो? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं तुमसे कभी ऐसा पूछूं, अगर तुमसे कभी अगर इस तरह से पूछूं, क्या ये एक डिस्क है, एक्सिस इससे पास हो रहा है, ये एक्सिस है, किधर है? तुम्हारी तरफ है। इसके बाद ये स्पिन कर सकता है, ये इसके बाद स्पिन कर सकता है ऐसे, यहां एक्सिस है और ये इसके बाद स्पिन कर सकता है। जैसे कोई रोल होता है ना, जैसे कुछ होता है एक्सिस से पास कर रहा है, इसको हम जैसे पतंग का लटाई होता है, पतंग का जो होता है। तो यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, समझना, मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, ये एक्सिस है तुम्हारा, एक्सिस क्या है? तुम्हारी तरफ है, ये इसके बाद घूम सकता है। सो एक्सिस का डायरेक्शन इस डायग्राम के परपेंडिकुलर है, तुम्हारी तरफ, ठीक है ना? मैं यहां 3 फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स एक ही लगा रहा हूं, उसका कंपोनेंट 3 है। एक इधर है, एक इधर है और एक तुम्हारी तरफ है। मैं कह रहा हूं ये किसी काम का फोर्स नहीं है। एग्रीड? मैं कह रहा हूं ये जो तुम्हारी तरफ है ये भी किसी काम का फोर्स नहीं है, क्योंकि ये फोर्स पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, ये फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, बट ये फोर्स पोजीशन वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है और एक्सिस के ही परपेंडिकुलर है। इसका ही काम होगा, तो हम इसका टॉर्क कहेंगे सिंपल, ये कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जो भी इसका ये कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इसको एफ जेड मान लो या एफ एक्स मान लो, एफ जेड इंटू आर, टॉर्क हो जाएगा एफ जेड इंटू आर, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज एफ जेड इंटू आर। समझ रहे हो? इसका मतलब मैं अगर यहां पर दरवाजे पे कहीं पे हैंडल पकड़ के उसमें एक इंक्लाइन फोर्स लगा रहा हूं इस तरह से, तो मुझे बस ये जानना है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक इधर किसी काम का नहीं, एक इधर किसी, जैसे तुम दरवाजे को ऐसे खींचोगे ऊपर, दरवाजे का हैंडल को ऊपर खींचोगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजे को खोलना है तो उसके लगाना पड़ता है परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है एक्सिस के बाउंड। तो इसीलिए जब भी हम ऐसा कोई काम करेंगे तो हम क्या करेंगे डायग्राम में, हम डायग्राम में जो प्लेन ऑफ द पेपर बनाएंगे, एक्सिस हमेशा शो करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसलिए जब पुली बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, जब पुली बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, ये इसका एक्सिस है। रोलिंग कराएंगे तो इस तरह से कराएंगे, रोलिंग कराएंगे तो इस तरह से कराएंगे। यानी कि हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, हमारा मेथड क्या होता है, हम जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालने के लिए, हम एक्सिस को दिखाएंगे कॉपी के परपेंडिकुलर, और जो फोर्स का कंपोनेंट है, जो पोजीशन वेक्टर उसके दोनों के परपेंडिकुलर है, उसको दिखाएंगे प्लेन ऑफ द पेपर में। तो हम क्या करते हैं, हमारे मेथड होता है वो ये होता है, वी शो, क्योंकि मामला 3 डायमेंशन में है और कॉपी पे दिखाना है, वी रिप्रेजेंट और शो एक्सिस नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर and are perpendicular and F perpendicular in the plane of paper, in the plane of paper। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं पुली बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं पुली को इस तरह से दिखाऊंगा, ये पुली है और इस पे एक धागा लपेट दिया, ऐसे खींच रहा हूं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तुम्हारी तरफ दिखा दिया। अब मेरा काम आसान हो गया, एक बार मैंने एक्सिस को दिखा दिया प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया।
एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है डिस्टेंस r, और अब सिर्फ ये देखना है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन में लाई कर रहा है और r के परपेंडिकुलर ये है, तो सिंपली टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर। सिंपली टॉर्क कितना हो जाएगा इसका, अबाउट दिस एक्सिस, F इंटू आर। समझ रहे हो?